टी आर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय का चक्रीय प्रवाह, आय का चक्रीय प्रवाह। ये पिछले साल क्वेश्चन है 4 नंबर। आय का चक्रीय प्रवाह कैसे करते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय का चक्रीय प्रवाह या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या, इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की इकोनॉमी होती है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, तब आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। अर्थव्यवस्था इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है, तो कितने प्रकार की इकोनॉमी होती है, अर्थव्यवस्था होती है 3 प्रकार की होती है। यह अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात क्या की जाती है, सॉरी, अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र हैं, कितने क्षेत्र अर्थव्यवस्था के होते हैं बताइए? 3 क्षेत्र होते हैं। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। दूसरा कौन सेक्टर होता है बेटा? द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र जिसको क्या बोलते हैं बेटा? सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरा कौन सा होता है बेटा? तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, या इसका नाम क्या होता है बेटा जी? टेरिटरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर। इसका दूसरा नाम सर्विस सेक्टर भी होता है, सेवा क्षेत्र भी होता है, सर्विस सेक्टर भी होता है या सेवा क्षेत्र। तो इकोनॉमी में 3 प्रकार के क्षेत्र काम करते हैं। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा होता है कौन से? तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र क्या होता है? किसी को पता हो तो बता सकता है अपने अनुसार। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र आपके काम करते हैं। क्या होता है प्राथमिक क्षेत्र? जो वस्तुएं प्रकृति से मिलती है, प्रकृति से क्या होती है? प्राप्त होती है, उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र कौन सा होता है? द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है? इसमें क्या होता है? निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण, वस्तु का रूप का परिवर्तन किया जाता है। तृतीयक क्षेत्र क्या होता है? इसमें क्या होता है? वस्तुओं का वितरण होता है। क्या होता है? वितरण। इसमें क्या आती है? सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, परिवहन, सभी प्रकार की जो सेवाएं होती है इसमें आती है, आपकी तृतीयक क्षेत्र में आती है। पर इस चीज को समझना है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और बारीकी समझते हैं होता क्या, इनकम जनरेशन इसमें कैसे होती है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र में ऐसी चीजें आती हैं जो प्रकृति से हमको सीधे प्राप्त होती है। क्या होती है? प्रकृति से हमको सीधे प्राप्त होती है। और प्रकृति में क्या आता है? सारी चीजें जो हमें डायरेक्ट प्राप्त करें, तो किसी प्रकार कोई रूप परिवर्तन अपन कर नहीं सकते। अब आपको पता होना चाहिए कि भैया ये तीनों क्षेत्र कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में वैल्यू एडिशन करने में क्या करते हैं? काम करते हैं। एक एग्जांपल से इस बात को कोशिश करता हूं मैं आपको समझाने की। मान लीजिए ये एक जंगल है, फॉरेस्ट, ये एक जंगल है,
ये एक पर्सन है, इसको बोलते हैं लकड़हारा। कहानी को ध्यान से दिमाग में बैठाने की कोशिश करिएगा तो आपको समझ में ज्यादा अच्छे समझ जाएगा। ये एक सेक्टर है जहां फर्नीचर बनता है, फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है ना। ये परिवहन सुविधाएं हैं और ये है बेटा बाजार। ये क्या है बेटा? बाजार, जहां बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं मार्केट में। अब जरा ध्यान सुनिएगा, ध्यान से समझ कहानी को समझने की कोशिश करिए कि किस प्रकार से काम करती है अर्थव्यवस्था। भैया ये जंगल बना हुआ, इसने क्या किया? ये लकड़हारा जंगल गया, जंगल से इसने क्या काटा? लकड़ी काटी। अब ये बताइए, जब इस बंदे ने जंगल से लकड़ी काटी तो क्या जंगल कुछ भुगतान किया? जंगल कुछ भी भुगतान नहीं किया। जंगल से इसको हर चीज किसमें मिल गई? फ्री में। किसमें मिल गई? फ्री में। तो प्रकृति प्रदत्त जितनी भी चीजें होती है वो कहां मिलती है? फ्री में मिलती है। गॉड गिफ्टेड चीजों को फ्री में क्या होता है? उपलब्ध किया जाता है नेचर के द्वारा। क्या कर सकते, उपयोग कर सकते हैं। अब ध्यान समझिएगा, अब इस बंदे ने क्या किया? लकड़ी यहां से काटी, लकड़ी ले जाकर किसको बेच दिया? फर्नीचर शॉप। फर्नीचर क्या बनता है? फर्नीचर बनता है। फर्नीचर बनेगा तो लकड़ी की आवश्यकता भी पड़ेगी। अब देखिए, इस लकड़हारे ने लकड़ी मान लीजिए 10,000 रुपए में बेची। कितने में बेची? 10,000 रुपए में बेची। तो क्या इसको 10,000 रुपए का इनकम का जनरेशन नहीं हुआ? तो प्राथमिक क्षेत्र से ही क्या हो जाता है? इनकम का जनरेशन क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। चालू हुआ कि नहीं हुआ? इस बंदे के पास 10,000 रुपए आए, इसने प्राथमिक क्षेत्र का उपयोग करके पैसा क्या किया? कमाया। अंडरस्टैंड? अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? ये पहुंची लकड़ी कहां? फर्नीचर शॉप के पास। फर्नीचर शॉप ने क्या किया? इससे फर्नीचर बनाया। लकड़ी से क्या बनाया? फर्नीचर। अब क्या हो गई? लकड़ी और वैल्यूएबल हो गई। इसने वैल्यू ऐड कर दिया ना, लकड़ी से फर्नीचर बना दिया। तो लकड़ी से जैसे ही फर्नीचर में तो वैल्यू एडिशन हुआ, लकड़ी पे क्या हुआ? वैल्यू का एडिशन हुआ। तो वैल्यू एडिशन होने का उसका मूल्य कम होगी, बढ़ेगा? मूल्य क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब क्या किया? फर्नीचर की शॉप वाले को 25,000 रुपए में क्या कर दिया? बेच दिया। अब यहां से एक कस्टमर ने उठाया, परिवहन का उपयोग किया, बैंकिंग सुविधा का उपयोग किया, कहां ले गया? बाजार। कहां ले गया? बाजार। बाजार ले गया। बाजार ले जाने के बाद इसने क्या किया? बाजार ले जाने के बाद इसने यही फर्नीचर 30,000 रुपए में, कितने में? 5,000 रुपए प्रॉफिट जोड़ो, कितने रुपए में? 30,000 रुपए में क्या कर दिया? एक कस्टमर को क्या कर दिया? बेच दिया। अब जरा बात को गौर समझिएगा, किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने में तीनों सेक्टर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तीनों क्षेत्रों के बिना अर्थव्यवस्था का संचालन नहीं किया जा सकता। अब बताइए, लकड़ी कहां से मिली? प्राथमिक क्षेत्र से। कहां से मिली? प्राथमिक क्षेत्र से। प्राथमिक क्षेत्र के बाद कौन क्षेत्र पहुंची? द्वितीय क्षेत्र पहुंची। द्वितीय क्षेत्र में पहुंची कि नहीं पहुंची? द्वितीय क्षेत्र में पहुंचने के बाद क्या हुआ? इसका रूप परिवर्तित हुआ, वैल्यू का एडिशन हुआ। वैल्यू एडिशन के बाद ये कहां पहुंची? बाजार। किसका उपयोग करते हुए? परिवहन, बैंकिंग सुविधा का उपयोग करते हुए कहां पहुंची? बाजार। बाजार में जब पहुंचा तो बाजार में इसने क्या कर दिया? क्योंकि सुविधाएं दे रहा है तो इसने 5,000 अपना प्रॉफिट जो ले कितने में बेच दिया? 30,000। आई बात समझ में? तो यहाँ सर्विस सेक्टर भी यूज हुआ, सेकेंडरी सेक्टर भी यूज हुआ और प्राथमिक सेक्टर तो यूज हो रहे। तो किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने में तीनों क्षेत्रों क्या होता है? महत्वपूर्ण योगदान होता है। बात समझना? बिना तीनों क्षेत्रों के आप अर्थव्यवस्था का संचालन नहीं कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? अब मैं ये आपसे कहूं कि इसको कितना इनकम का जनरेशन हुआ? इस बंदे को 10,000। दूसरे बंदे की कितनी इनकम का जनरेशन हुआ? दूसरे व्यक्ति को कितना पैसा मिला? 25,000 दूसरे व्यक्ति को पैसा मिला। तीसरे व्यक्ति को कितना पैसा मिला? बाजार वाले को 30,000 रुपए पैसा मिला। अब यहां एक कॉन्सेप्ट आपके सामने और आता है। आप अभी नजरें बंद करके सोच पा रहे कि इनकी इनकम का जनरेशन इतना हुआ, पर असल में कुछ ऐसा है नहीं। ध्यान दें, इसकी इनकम कितनी जनरेट हुई? 10,000। क्या इसकी इनकम 25,000 जनरेट हुई? ना, इसकी इनकम जनरेट हुई 15,000। क्यों सर 15,000 जनरेट हुई? क्योंकि 10,000 इसने इसको दे तो दिया था ना। इसको कितने का बेनिफिट हुआ? 15,000। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखिए 15 10 कितना हो गया? 25।
इसको कितने का जनरेशन हुआ? 5000, क्योंकि 25,000 तो दे क्या है, तो इसको कितने का जनरेशन हुआ? 5000। तीनों को प्लस करिए, 10, 15, 5 कितना हुआ? 30। अंतिम वस्तु का मूल्य कितना है? 30। यानी आपको यहाँ ये समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति किसी भी वस्तु व सेवा का उपभोक्ता होगा अंतिम बार, वही सारी की सारी कीमतों क्या करेगा? भुगतान करेगा। उसी की जेब से सब व्यक्तियों की जेब में क्या होगा? पैसा जाएगा। बस इसे फर्नीचर हमने खरीदा तो जिसने लकड़ी दी होगी उसको भी हमारे जेब से पैसा गया होगा, जिसने इसका बनाया होगा हमारी जेब से ही पैसा गया होगा, क्योंकि इसके अंतिम भोक्ता कौन है? हम। समझ में आई बात? तो जो व्यक्ति अंतिम उपभोक्ता होता है उसे क्या करना पड़ता है? भुगतान करना पड़ता है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत आप लोगों को है? कोई समस्या नहीं? चलिए, इस क्षेत्र आपको समझ में आ गया, तीनों क्षेत्र कैसे काम करते हैं, व्यवस्था को चलाने में किस प्रकार से काम करते हैं। अब अपन समझते हैं क्या? अब अपन समझते हैं बेटा जी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ध्यान समझिएगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। देखिए, आपको ऐसा मान के चलना है कि आपकी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था है? बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है सर? क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है? कि भैया आप विदेशों से वस्तुओं का आयात निर्यात नहीं करते हैं, आप अपने देश की करते हैं वस्तुओं का उपयोग करते हैं, क्या करते हैं? उनसे उपयोग करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं। तो यहाँ दो क्षेत्र काम करते हैं। एक क्षेत्र को बोलते हैं बेटा जी परिवार। क्या बोलते हैं? परिवार। इंग्लिश में बोलते हैं हाउस होल्ड। क्या बोलते हैं बेटा जी? हाउस होल्ड। ठीक है। दूसरा सेक्टर होता है बेटा जी फर्म। दूसरा सेक्टर कौन सा होता है बेटा? फर्म। तो यहाँ दो सेक्टर काम करते हैं, एक परिवार काम करता है, एक क्या करते हैं? फर्म काम करता है। सब लोग कलम रख देंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, तभी ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। ध्यान सुनिएगा। अब क्या हुआ? फर्म को चलाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होगा। ध्यान समझ पा रहे? फर्म को चलाने वाला कोई ना कोई क्या होगा? व्यक्ति होगा। वह व्यक्ति कहां से आता होगा? परिवार से। वह व्यक्ति कहां से आता होगा? परिवार से। बात समझ में आ गई ना? तो भैया ये जो कोई ना कोई व्यक्ति मिल रहा है फर्म को चलाने वाला, वो कौन सा है? कहां से मिल रहा है? परिवार से मिल रहा है। कोई ना कोई परिवार का ही व्यक्ति होगा जो क्या करेगा? फर्म का संचालन करेगा। क्लियर होगी बात? अब देखिए, किसी भी फर्म को चलाने के लिए कितने संसाधनों की आवश्यकता होती है? 4। उत्पादन के साधन कितने होते हैं? 4। उत्पादन के साधन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से उत्पादन के साधन होते हैं भैया? ध्यान समझिए। उत्पादन के साधन कितने साधन होते हैं? 4। कौन कौन से 4 साधन होते हैं? भूमि, दूसरा क्या होता है? श्रम, तीसरा क्या होता है? पूंजी, चौथा क्या होता है? साहस। इंग्लिश में बोले तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। 4 लोगों की आवश्यकता होती है। किसी भी फर्म का संचालन करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती है? 4। बात समझ में? ये चारों लोग कहां से मिलते हैं बताइए? परिवार के तो कोई ना कोई लोग होंगे जिन्होंने क्या किया होगा? फर्म का संचालन किया होगा। फर्म के संचालन के लिए क्या दिया होगा? भूमि। आई बात समझ में? वह परिवार का ही व्यक्ति होगा जो लेबर बन के इस फर्म में काम कर रहा होगा। वह परिवार का ही व्यक्ति होगा जिसने पूंजी दी होगी, पैसा दिया होगा। वह परिवार का ही व्यक्ति होगा जिसके दिमाग में आइडिया होगी कि हम फर्म को संचालित कर सकते हैं। तो चारों के चारों फैक्टर आपको कहां से मिलते हैं? परिवार। कहां से मिलते हैं? परिवार या हाउस होल्ड से चारों के चारों फैक्टर क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। क्लियर हो गई बात कि नहीं? अब फर्म क्या करती है? फर्म उत्पादन के साधनों का उपयोग करते हुए, फर्म उत्पादन के साधनों का उपयोग करते हुए किसका उत्पादन करती है? तो वस्तु का उत्पादन करती होगी तो सेवा का उत्पादन करती होगी। बात समझ में आ गई ना? इसका काम क्या है? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना। क्या करना? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना। अच्छा ये बताइए, जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करती हो किसके लिए उत्पादित करती होगी? परिवार के लिए। जिन भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता होगा वो किसके लिए होता होगा? गुड्स एंड सर्विसेज। बताइए, प्रोडक्शन।
जितना भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किसके लिए होता हो, परिवार के लिए होता हो कि नहीं होता हो। इस बात से आप समझते हैं कि नहीं होते, क्लियर हो गए। यदि किसी फर्म ने इस पेन को बनाया तो वो पेन पता है कि कोई ना कोई खरीदने वाला है। किसी पेन फर्म ने यदि पंखा बनाया तो उसको पता है कि परिवार कोई ना कोई सदस्य लेगा। जिस फर्म ने ये हाइड्रोजन बनाया उसको पता है कोई ना कोई परिवार का व्यक्ति लेगा, तभी तो उत्पादन करेगा। यदि किसी वस्तु का कोई उपभोग करता ही ना होगा उसका उत्पादन होगा, उसका उत्पादन नहीं होगा। तो जो भी फर्में उत्पादन करती हैं, फर्म उत्पादन करते समय क्या करती है, ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करती है जो क्या होती है, कोई ना कोई उपयोग में लाती। समझ में आई बात? अब ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। अब क्या हुआ, जो फैक्टर आप प्रोडक्शन यूज करती है फर्म, उनके बदले कुछ ना कुछ भुगतान भी करना पड़ता है। मान लीजिए जिस व्यक्ति की इसने भूमि ली हुई है उसको क्या भुगतान करेगी फर्म, भूमि के बदले क्या दिया जाता है, रेंट। क्या दिया जाता है, रेंट या किराया। तो भैया जिस व्यक्ति की आपने भूमि लिया हुआ उसे क्या देंगे आप, रेंट। बिना रेंट के मानेगा क्या होगा, नहीं मानेगा। दूसरी चीज, यदि मान लीजिए कोई लेबर आपके यहां काम करे उसे क्या देंगे, मजदूरी या फिर सैलरी, वेतन, कुछ भी मान लीजिए, वेजेज देंगे कि नहीं देंगे। अब इसके बाद जिस व्यक्ति ने अपनी पूंजी लगाई उसको क्या चाहिए, पूंजी को ब्याज, इंटरेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, ब्याज, इंटरेस्ट। और जिस व्यक्ति ने साहस किया हो कि व्यापार कर सकते हैं तो उसको क्या चाहिए, लाभ। क्या चाहिए, लाभ। अब ध्यान सुनिए, प्रॉफिट, इसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन। एक होता है साधन भुगतान, साधन भुगतान, फैक्टर पेमेंट। ये प्रश्न पेपर में पूछा जाता है कि भैया कौन कौन से उत्पादन के साधन के पीछे क्या भुगतान किया जाता है, किसका किसका भुगतान करते हैं। तो यदि आपने किसी की भूमि का उपयोग किया, लैंड का उपयोग किया, तो लैंड के बदले क्या पेमेंट करेंगे आप, किराया। क्या देंगे, किराया। इसको बोलते हैं उत्पादन के साधन, इसको बोलते हैं साधन भुगतान। तो आपने उसको क्या दिया बेटा, रेंट। जिस व्यक्ति की आपने श्रम, श्रम या लेबर, उसे क्या देंगे आप, मजदूरी। क्या देंगे, मजदूरी या फिर वेतन। इसको क्या बोलते हैं, वेजेज या फिर सैलरी। जिस व्यक्ति ने क्या लगाई होगी, पूंजी, इंग्लिश में बोल तो कैपिटल, उसे क्या देंगे आप, ब्याज। और जगह बढ़िया ना, यहाँ बैठी हो लड़ी, तुम दिख रहेगा। वो अभी बीच में यहाँ साइड आ गई, अभी बीच में आ जाती है। चिल्ला के प्रेम से बात बोल, वो चिल्ला के बात की है। इधर तुम और बीच में बैठ रहो, किनारे बैठ रहो। ऐसे वैसे ना बनाई तुम मारो। ए, माइंड योर लैंग्वेज। लोग बैठो कुछ करेंगे, तमाशा मार दो। तो कुल कैपिटल बल क्या दिए, ब्याज, इंटरेस्ट दिया जाएगा। समझ में आई बात। भूमि बल दी किराया, श्रम के बल दी मजदूरी, इसके बाद पूंजी के बल दी ब्याज। इसके बाद यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने साहस किया, उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, लाभ चाहिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। तो ये होते उत्पादन के साधन। ये क्या होता है, उत्पादन का साधन भुगतान। क्या होता है, साधन भुगतान। तो भैया जब भी आप उत्पादन के साधनों का उपयोग करते हो, उत्पादन के साधनों के बदले क्या करना पड़ता है, आपको भुगतान करना पड़ता है। बात समझ में आई कि नहीं है, क्या करना पड़ता है, उनका भुगतान करना पड़ता है। तो उत्पादन के साधन कितने होते हैं, 4। और उत्पादन के साधनों को यदि आपने भुगतान किया हो, क्या हुआ, उत्पादन साधन भुगतान। अब यदि आप गौर से देखें ना,
तो उत्पादन के साधन मिले यहाँ पास, उत्पादन के साधनों के बदले आपने परिणाम क्या किया, भुगतान। आई बात समझ। अब ये बताइए, जिन वस्तुओं और सेवाओं का आपने उपयोग किया, क्या उसके बदले आप भुगतान नहीं करेंगे? करेंगे। तो उत्पादन के साधनों का यदि आपने उपयोग, इससे आपने इनकम जनरेट किया, तो जो वस्तुएं और सेवाएं आप ले रहे हैं उसके बदले क्या करना पड़ेगा, भुगतान भी करना पड़ेगा। तो भुगतान करने का मतलब क्या हुआ कि भैया आपने इनको पैसा दिया, फर्म को, फर्म का किया पैसा दिया, किसके बदले, वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करने के बदले। तो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग, व्यय, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो भैया वस्तुओं और सेवाओं का यदि आप उपयोग करेंगे तो उसके बदले क्या करना पड़ेगा, आपको भुगतान करना पड़ेगा। अब जरा इसको ध्यान से समझिए, है ध्यान सुनिए, पूरे चक्र को समझिए कैसे काम करती इकोनॉमी, किस प्रकार का चलती है। परिवार के लोग कहाँ काम करते हैं, परिवार के लोग में 4 लोग हो सकते हैं। जिसने अपनी भूमि दी होगी उसने क्या कमाया, किराया। जिसने श्रम दिया उसने क्या कमाया, मजदूरी। जिसने पूंजी लगाई उसने क्या कमाया, ब्याज, इंटरेस्ट। बात समझ। जिसने साहस किया, प्रॉफिट। बात समझ में आई? यहां आपने ये साधन दिए, उसके बदले आपको पैसा मिला कि नहीं मिला? अब क्या हुआ, फर्में उत्पादन काम करती है, साबित वस्तुओं सेवाओं का उपयोग करके करती है, उत्पादन करती है। इस फर्म ने उत्पादन किया, उत्पादन किसके लिए किया, परिवार के लिए। परिवार के लोग तो वस्तुओं सेवाओं का उपयोग करते हैं। फर्म ने उत्पादन किया तो वस्तुएं सेवाएं किसके पास आएंगी, परिवार के पास आएंगी। किसके पास आएंगी, परिवार के पास आएंगी। समझ में आई बात की नहीं? अब देखिए ध्यान समझिएगा, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ, परिवार ने वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग किया। यहाँ 2 प्रकार के प्रवाह काम करते हैं। कितने प्रवाह, 2 प्रवाह प्रकार। एक होता है भौतिक प्रवाह, एक क्या होता है, भौतिक प्रवाह। भौतिक प्रवाह क्या होता है, इसको बोलते हैं फिजिकल फ्लो। एक होता है मौद्रिक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह जिसको बोलते हैं मनी फ्लो। एक क्या होता है बेटा, भौतिक प्रवाह, एक क्या होता है, मौद्रिक प्रवाह। अब देखिए भौतिक प्रवाह क्या है, मौद्रिक प्रवाह क्या है। इसमें देखिए परिवार ने क्या दिए, उत्पादन के साधन। क्या इसमें पैसे का प्रवाह हो रहा है, नहीं, इसमें पैसे का प्रवाह नहीं। तो पहले में पैसे का प्रवाह नहीं हो रहा। दूसरे में देखिए, इसमें इसने क्या दिया, फर्म को वस्तुएं और सेवाएं। क्या इसमें पैसे का प्रवाह हो रहा है, इसमें पैसे का प्रवाह नहीं। अब देखिए दूसरे में, तो पहले और तीसरे में क्या पैसे का प्रवाह हो रहा है, नहीं। इसको कौन सा प्रवाह बोलेंगे, भौतिक प्रवाह। इसे कौन सा प्रवाह बोलेंगे, भौतिक प्रवाह। पहले और तीसरे में किसका प्रवाह हो रहा है, भौतिक, फिजिकल फ्लो हो रहा है, मतलब इसमें पैसे का प्रवाह नहीं हो रहा। अब अगले देखिएगा, उत्पादन के साधन के बदले में क्या मिला, किराया किस फॉर्म में मिला, वो पैसे के फॉर्म में। मजदूरी किस फॉर्म में मिली होगी, पैसे के फॉर्म में। ब्याज किस फॉर्म में मिला होगा, पैसे। लाभ किस फॉर्म में मिला होगा। तो यहां से कौन सा प्रवाह हो रहा है बेटा, मौद्रिक प्रवाह। कौन सा प्रवाह हो रहा है, मौद्रिक प्रवाह। मौद्रिक प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब देखिए, अब इनके पास पैसा आया तो पैसे इन्होंने किस पे खर्च किया, वस्तु और सेवा। पैसा किसके पास गया, फर्म के पास। अब देखिएगा फ्लो को समझिए कैसे काम करता है। यहां से इनको पैसा मिला, इन्होंने वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग किया, तो वस्तुओं सेवाओं का यदि आप उपयोग करेंगे तो पैसा किसको देंगे, फर्म को। तो यहां से पैसा फर्म से इनके पास आया और यहां से पैसा किसके पास चला गया, फर्म के पास। क्यों चला गया भैया, क्योंकि आपने किसका उपयोग किया, वस्तुओं और सेवा। फिर फर्म क्या करेगी, इनका उपयोग करेगी, फिर उत्पादन करेगी। फिर उत्पादन करेगी तो फिर इनको पैसा देगी कि नहीं देगी। फिर पैसा इनके पास आएगा, फिर कहां खर्च करेंगे, वस्तुओं और सेवाओं। फिर पैसा किसके पास पहुंच जाएगा, फर्म के पास। फिर फर्म क्या करेगी, उत्पादन करेगी। फिर पैसा किसके पास आएगा, परिवार में। फिर पैसा किसके पास पहुंच जाएगा। ये फ्लो चलता है कि नहीं चलता है। इसको बोलते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। हम पैसा कमाते हैं, पुनः खर्च करते हैं, फिर कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं। यही ना चलता है चक्र, कि हम पैसा रखे रहते हैं,
जो कमाते हैं उसको सूटकेस में दबा के रख दिए ना, निकलना नहीं। समझ में आई बात की नहीं? तो दो प्रकार के प्रवाह काम करते हैं, एक होता है भौतिक प्रवाह, दूसरा क्या होता है मौद्रिक प्रवाह। मौद्रिक प्रवाह किसमें हो रहा है बेटा 2 और 4। मौद्रिक प्रवाह किसमें हो रहा है 2 और 4। समझ में आई बात की नहीं? तो भौतिक प्रवाह किसमें हुआ 1 और 3 में, मौद्रिक प्रवाह किसमें हुआ 2 और 4 में। समझ में आई बात की नहीं? इसको बोलते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। क्या बोलते हैं आय का चक्रीय प्रवाह, कि भैया किस प्रकार से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम काम करता है, इसे आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। ये पूरी समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई समस्या? उत्पादन के साधन कितने होते हैं 4। साधन के बाद भुगतान क्या होता है समझ में आया? कितनी तरह की अर्थव्यवस्था होती है समझ में आई? 3 तरह की अर्थव्यवस्था, प्राथमिक मतलब 3 तरह पता हो, पूंजीवादी समाजवादी। ऐसे क्षेत्र कितने होते हैं 3, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। बात समझ में आई? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझ में आया कैसे काम करता है? पिछले साल जब क्वेश्चन आया था तो आय का चक्रीय प्रवाह ना लिख के उसने लिखा था आय का वर्चुअल प्रवाह। ऐसी कंडीशन यदि हुआ करे तो आप इंग्लिश मीडियम जरूर पढ़ लिया करिए, तो उसमें सीधा लिखा जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ही लिखा रहता है। समझ में आई बात? तो इंग्लिश मीडियम में इसलिए बता देता हूँ कि आप लोगों को यदि दिक्कत होती है कि इस शब्द को समझने में, इंग्लिश देख सकते हैं कि वही क्वेश्चन है कि क्वेश्चन वही नहीं। समझ में आई बात? इसको बनाइए एक बार, कैसा लगता है बना आप पढ़ेंगे बेटा 2 चीजें, स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर होता है। स्टॉक क्या होता है, प्रवाह क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करें। स्टॉक और क्या होता है, प्रवाह क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाएगा फिर एग्जाम में। अंतर है स्टॉक क्या होता है, प्रवाह क्या होता है। स्टॉक और प्रवाह क्या होता है। स्टॉक और प्रवाह, इंग्लिश में बोलेंगे इसको स्टॉक, इसको बोलेंगे फ्लो। क्या होता है स्टॉक और क्या होता है फ्लो। इसकी बड़ी आसान गणना है। स्टॉक और फ्लो में है क्या, क्या समझिएगा। जब भी बात स्टॉक की होती है, स्टॉक कॉन्सेप्ट की बात हो, तो इसकी जो गणना की जाती है एक निश्चित समय बिंदु, एक निश्चित समय बिंदु पर की जाती है। समय बिंदु, अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। जब भी स्टॉक कॉन्सेप्ट की गणना होगी, स्टॉक कॉन्सेप्ट आप निकालेंगे तो वह गणना किस पे होगी, अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक। क्या बोलते हैं, स्टॉक। जैसे आपने अकाउंट में 2 शब्द सुने होंगे, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। क्या होता है ओपनिंग स्टॉक और क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक, बताइए। प्रारंभिक रहतिया और अंतिम रहतिया। क्या होता है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमने पढ़ा। स्टॉक का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक वह माल जो वर्ष के अंत में बिना बिका हुआ रह गया है, यानी 31 मार्च को जो गुड्स अनसोल्ड रहे, उसी को बोलते हैं स्टॉक। आई बात समझ में। ओपनिंग स्टॉक है, दूसरे साल वही क्या बन जाता है आपका, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। यदि अपन 1 अप्रैल को उसी को देखा तो ओपनिंग स्टॉक, और 31 मार्च को देखा तो क्या, क्लोजिंग स्टॉक। आपने कोई फोटो क्लिक की, फोटो क्लिक करते समय क्या रहता है उसमें, आगे पीछे कुछ कहानी रहती क्या, अब पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आप किस कंडीशन में वही दिखाई देगा, क्या हो, स्टॉक। और यदि आपने कोई वीडियो बनाया उसका पीरियड ऑफ टाइम होगा 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 30 सेकंड, कुछ भी होगा, वो क्या हो गया आपका प्रवाह। तो प्रवाह की गणना किस पर की जाती है बेटा, एक निश्चित समय अवधि, एक निश्चित समय अवधि पर। आई बात समझ में। इसका मतलब क्या हुआ, अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। 2 महत्वपूर्ण अंतर है, ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर है।
जिसकी गणना एक निश्चित समय बिंदु पर की जाए उसे बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं? स्टॉक। और जिसकी गणना एक निश्चित समय अवधि पर की जाए उसे क्या बोलते हैं? प्रवाह। जिसकी गणना एक निश्चित समय बिंदु पर की जाएगी उसे क्या बोलेंगे? स्टॉक। और जिसकी गणना निश्चित समय अवधि पर की जाएगी वो प्रवाह। बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि इसका उदाहरण दो, फोटो क्लिक करना है, क्या प्रकार का? स्टॉक। आपने वीडियो बनाया हो, क्या? प्रवाह। जब एनसीईआरटी को रीड करते तो एनसीईआरटी को रीड करते समय एक दिया गया कॉन्सेप्ट कि भैया यदि कोई पानी टंकी के अंदर भरा हुआ है, टंकी के अंदर भरा हुआ है, वो क्या? स्टॉक। आई बात समझ में? अब उस पानी को आपने टंकी से निकालना स्टार्ट किया, उसके निकालने में 5 मिनट का समय लगा, वो क्या? प्रवाह। पीरियड टाइम कितना समय लगा? ये एनसीईआरटी में उदाहरण दिया गया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि यदि भैया टैंकर के अंदर पानी है तो क्या स्टॉक कॉन्सेप्ट है, उसको निकलने में कितना समय लग रहा है, नीचे आने में, वो क्या समय होगा? एक प्रवाह, एक पर्टिकुलर समय होगा। आई बात समझ में? अच्छा, सेल्स क्या हो सकता है? सेल्स स्टॉक की प्रवाह है। प्रवाह सेल्स की गणना एक निश्चित समय बिंदु पर नहीं होती। आपने पूरे साल में कितना सामान बेचा। सप्लाई क्या कॉन्सेप्ट? स्टॉक कॉन्सेप्ट है कि फ्लो कॉन्सेप्ट? सप्लाई फ्लो कॉन्सेप्ट। सप्लाई एक समय की, एक निश्चित समय अवधि की होती है, इतने समय में इतना माल बेची, इतनी पूर्ति की। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हो गई बात की नहीं? तो स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट में कुछ आपके सामने एग्जांपल पूछ लिए जाते हैं कि स्टॉक है कि फ्लो है, तो वहां आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसकी गणना समय बिंदु पर की गई होगी कि समय अवधि पर की गई होगी। यदि क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, ओपनिंग स्टॉक लिखा, तो आपको पता है सेल्स लिखा, फोटो क्लिक किया, आई बात समझ में? अब कोई गेहूं का भंडार, उसमें गेहूं रखे हुए हैं पूरे, स्टॉक कॉन्सेप्ट। समझ में आई बात की नहीं? बहता हुआ पानी, क्या? फ्लो कॉन्सेप्ट। आई बात समझ में? तो जिसमें प्रवाह है, एक निश्चित समय बिंदु पर आप उसकी गणना नहीं कर पा रहे हो, क्या है? प्रवाह। और इसकी गणना किस पे की जा रही है? समय स्टॉक। वो क्या है आपका? समझ में आई बात की नहीं आई? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो इसका एक सबसे महत्वपूर्ण अंतर है, इसको आपको याद करके जाना है पेपर में। ये पूछा जाता है कि स्टॉक और फ्लो में क्या अंतर होता है, ठीक है ना? दूसरा, इसमें टाइम डायमेंशन क्या होता है? नहीं होता। इसमें टाइम डायमेंशन होता है, समय अवधि होती है, इसमें कोई समय की अवधि नहीं होती, किसी भी समय कर सकते हैं आप, माप सकते हैं, ठीक है ना? ये स्टैटिक नेचर की होती है, स्थिर होती है। ये क्या होती है? स्थिर नहीं होती। आई बात समझ में? ये किसने? डायनामिक नेचर की होती है। फिर मैंने एग्जांपल बता ही दिया कि भैया स्टॉक में क्या पॉपुलेशन 31 तारीख को हमारे पास कितनी पॉपुलेशन है, आई बात समझ में? पूरे देश में कितना उत्पादन हुआ, उत्पादन करना, ठीक है? फ्लो कॉन्सेप्ट की बात होती है, ठीक है ना? ये सारी चीजें किसमें आती है? नेशनल इनकम किसमें है बताइए? स्टॉक की फ्लो, नेशनल इनकम आप एक समय एक दिन क्यों निकालते? नेशनल इनकम पूरे साल की होती है। नेशनल वेल्थ क्या होती है? नेशनल वेल्थ, राष्ट्रीय पूंजी, स्टॉक। राष्ट्रीय पूंजी क्या होती है? स्टॉक होता है। आई बात समझ में? मनी की सप्लाई, प्रवाह। मनी की सप्लाई करना है, प्रवाह क्या? मनी सप्लाईज पे लिखा हुआ है स्टॉक कॉन्सेप्ट, तो मुझे थोड़ा इसमें डाउट है, ठीक है? इसके बाद ये समझ में आ गया आप लोगों को स्टॉक और फ्लो में क्या अंतर होता है? 4 अंतर कम से कम याद करके आप लोगों को जाना, ठीक है ना? कितने क्वेश्चन हो गए आज आपके? अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की बताइए? 3। मतलब 3 पता कितने क्षेत्र होते हैं? कितने होते हैं? 3। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। फिर मैंने आपको उदाहरण से क्लियर किया कि कैसे तीनों क्षेत्र एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, किस प्रकार से काम करते हैं। फिर मैंने क्या बताया आपको? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कितने मैंने हेड बताए? 4। कौन कौन से होते हैं? भूमि, श्रम, पूंजी और साधन। ये 4 उत्पादन के साधन होते हैं। इनके बदले हम पेमेंट करते हैं, इसको फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। भूमि, लैंड के बदले क्या देते हैं? रेंट। इसके बाद पूंजी के बदले कैपिटल, इंटरेस्ट, ये ब्याज। इसके बाद श्रम के बदले मजदूरी या फिर वेज या सैलरी बोल सकते हैं। इसके बाद 7 रुपए मिलता है प्रॉफिट या फिर लाभ। याद रहेगा, इनको क्या बोलते हैं? फैक्टर, उत्पादन के साधन जो बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। फिर अपन ने क्या पढ़ा? सर्कुलर फ्लो में रियल फ्लो क्या होता है, तो फिजिकल फ्लो जिसको बोलते हैं, और मनी फ्लो क्या होता है। मैंने आपको समझाया कैसे काम करता है। चल क्लियर होगी बात?
इसलिए इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं, क्योंकि इनकम जनरेट करते फिर खर्च करते, इनकम जनरेट करते फिर खर्च करते, ये फ्लो हमेशा इकोनॉमी में क्या होता रहता है, चलता रहता है। फिर मैंने क्या बताया आपको, इसके बाद स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है, स्टॉक की गणना कैसे करते हैं, फ्लो की गणना कैसे करते हैं। समझ में आई बात कि नहीं है, कोई समस्या नहीं? अब आगे बढ़ाते हैं कहानी, कोई दिक्कत? इसका डिफरेंस जरूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब कहानी को आगे बढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे क्या, वस्तुएं, वस्तुओं और सेवाओं में क्या अंतर होता है, बट डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं में क्या अंतर होता है। इसको बोलते हैं गुड्स, इसको बोलते हैं सर्विसेज। वस्तुओं और सेवाओं में क्या अंतर होता है, बताइए, वस्तुओं और सेवाओं में क्या अंतर होता है, गुड्स और सर्विसेज में क्या अंतर है, वस्तुओं और सेवाओं में क्या अंतर है। वस्तुएं भौतिक होती, मूर्त होती, देख सकते हो, छू सकते हो, देयर आर फिजिकल एक्सचेंज दैट कैन बी सीन टच, लेकिन सर्विसेज महसूस किए, मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोग देख थोड़ी पा रहे हो, क्या निकल पा रहे, सुन पा रहे, महसूस कर पा रहे, फील कर पा रहे, हमें कुछ मिल रहा है, समझ में आएगा। तो बहुत सर्विसेज सेवाएं क्या होती, अभौतिक, क्या होती, अभौतिक, इनटेंजिबल होती है, केवल आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हमको मिल रही है, ठीक है ना। दूसरी चीज, वस्तुएं उत्पादन और उपभोग में समय अंतराल होता है, ये पन किसी फैक्ट्री में पहले बनी होगी तो फिर हमारे पास आएगी, तो पहले उत्पादन होगा फिर क्या होगा, उपभोग, टाइम का अंतर है। लेकिन सेवाओं में क्या होता है, जिस समय उत्पादन हो उस समय उपभोग करना, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, अभी आपका कभी अपनी सेवाएं लेनी पड़ेगी, समझ में आई बात कि नहीं है। तो इसके समय अंतराल नहीं कर, जिस समय सेवाओं का उत्पादन होगा उस समय क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। अब किसी होटल वाले होटल बंद कर दिया तो क्या उसकी सर्विस आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते, समझ में आई बात कि नहीं है। तो सेवाओं में क्या होता है, जिस समय उत्पादन उस समय करना पड़ेगा, आपको उसका उपभोग करना पड़ेगा। उत्पादन में ऐसा नहीं होता, बिस्किट आप आधे जगह ले आए खरीद के, जब मन पड़ेगा तब खा लेंगे, तो उत्पादन उपभोग में अंतर है कि नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो वस्तुएं होती हैं उनको आप रख सकते हैं संभाल के, जब उपयोग करना हो कर लेंगे, पर सेवाओं में ऐसा नहीं होता। आई बात समझ, सेवाओं में ऐसा नहीं होता। अब भाई बीमार पड़ गए तो दिखाया डॉक्टर, अब वो पर्ची संभाल के रख ली, दो अगले साल बीमार हो किसी को उपयोग कर लेंगे, ऐसा काम हो गया नहीं, फिर आपको दोबारा दिखाना पड़ेगा डॉक्टर, फिर उसकी सेवाएं लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी, क्लियर होगी बात। तो सेवाओं को आप रख नहीं सकते कि भैया हम रखे ले रहे हैं बाद में उसका उपयोग कर लेंगे, क्लियर होगी बात। गोलियां रख सकते हैं पर उसकी सर्विसेज थोड़ी रख लोगे आप लोग, क्लियर होगी बात। आगे वस्तुएं क्या होती हैं, मतलब वस्तुओं का अंतिम मूल्य क्या किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है राष्ट्रीय आय में, ऐसे सेवाओं का भी राष्ट्रीय आय में अंतिम मूल्य क्या होता है, शामिल होता है। 3 या 4 अंतर आपको याद करने, वस्तुओं और सेवाओं में, आपकी किताब में लिखा होगा वस्तुओं और सेवाओं में क्या डिफरेंस होता है, अंतर होता है, लिखा है कि नहीं, 3 लिखे, 3 याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, यदि पूछा जाए तो बन जाएगा। कितने क्वेश्चन आज के लिए होंगे, 4-5 क्वेश्चन हुए थे, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। ये सारे क्वेश्चन आज ही जाकर पढ़ लेंगे तो याद हो जाएंगे। कल वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, कैसे कैसे राष्ट्रीय आय में जोड़ी जाती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं, सारी चीजें पर समझे, क्लियर हो गई बात। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, तो आज के लिए